सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज, और लगभग मैं ये कहूंगा कि ये जो चैप्टर है ना, ये इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मोर और लेस 90% से ज्यादा क्वेश्चन जो आपको इसी लॉ पे मिलेंगे। ठीक है, इसके भी बल्कि एक पर्टिकुलर केस पे मिलेंगे। ठीक है ना। ओके, सेकेंड लॉ ये कहता है कि ये जो फोर्स हम बात कर रहे हैं ना, फोर्स FORCE, फोर्स, जिसकी डेफिनेशन थी कोई भी पुश या पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इधर होके बैठ जाओ थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कुछ दिख ही नहीं रहा, वो आगे रहे। हाँ, तो ये जो फोर्स है ना, पुश और पुल है, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, है ना। वो मैग्नीट्यूड किस चीज के बराबर है? तो न्यूटन ने कहा कि जो फोर्स होती है वो क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड के, सॉरी, मोमेंटम के बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर, मैग्नीट्यूड बोल दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू ठीक है। ओके, तो देखो डेफिनेशन, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, dt बाई dt। और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट कितना होता है? 1। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं F इज इक्वल टू dt बाई dt। मोमेंटम बताओ क्या होता था? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सही है, बोलो मास का यूनिट बोलो किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। सही है, इसके डायमेंशंस बताना, मास का किलोग्राम का L/T-1, याद हो गया? बोलो मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम? रिपीट करो, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इक्वल टू। सही है, ओके, क्लियर हो गई ये बात। तो फोर्स के बारे में हमने एक नई चीज पढ़ ली, जो फोर्स हम बोलते हैं, धक्का है या किसी को खींचना है, वो किसके बराबर होता है? dt बाई dt के। ओके, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है और उसका डिफरेंशिएशन है ना। तो हम क्या करते हैं? बोलो u इंटू वी वाला याद है आपको? u इंटू वी, इसका d बाई dx करते थे, क्या होता था? पहले u का डिफरेंशिएशन u का u रहेगा, प्लस u एज इट इज रहेगा, और v का डिफरेंशिएशन। सही है, सेम टू सेम तरीका हम यहां लगा देते हैं। मास का रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी एज इट इज, प्लस मास एज इट इज, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। सही है, तो देखो फोर्स जो होती है वो इसके बराबर होती है, या तो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होती है डायरेक्टली, या फिर मोमेंटम नहीं गिवन है तो मास का रेट ऑफ चेंज को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मास को वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। सही है। अब इन जनरल किसी भी बॉडी का जो मास होता है, मास वो क्या होता है? कांस्टेंट। मास इज जनरली कांस्टेंट। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपको धक्का मार रहा हूं मैं, ठीक है, आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज मुझे फोर्स निकालना है, तो मैं क्या करूं? ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, dm बाई dt इंटू v प्लस m इंटू dd बाई dt। बोलो, क्या मैं आपको धक्का मार रहा हूं, आपका मास चेंज हो जाएगा क्या? नहीं ना, मास तो आपका उतना ही रहेगा। तो इन जनरल जिन ऑब्जेक्ट्स को हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, उनका मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है तो इनका रेट ऑफ चेंज 0 है, यानी ये वाली टर्म क्या बन जाती है? ये वाली टर्म 0 बन जाती है। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, यानी कि मास इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे ये तो कुछ एक्सेलरेशन जैसा नहीं होता है ना, ये तो एक्सेलरेशन है, तो बोलो m इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पे। तो बोलो फोर्स इज इक्वल टू, अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सही है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपने फोर्स के 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन 3 में से कोई भी लग जाएगा। क्या? फोर्स इज इक्वल टू dt बाई dt। बोलो, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू, फिर से बोलो, F इज इक्वल टू, बीच में पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात, है ना। पहले मास का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी निकालो, प्लस मास इंटू वेलोसिटी का
डिफरेंशिएशन। सही है भाई। इफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट देन dm by dt क्या हो जाएगा बोलो, जीरो हो जाएगा। हेंस फोर्स इज इक्वल टू m into dv by dt, क्योंकि ये जीरो हो गया है तो सिर्फ यही बचेगा, ये दोनों ये बचेगा। ओके, फोर्स इज इक्वल टू dv by dt को क्या लिख दोगे, एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 9th क्लास में तो मेरे ख्याल से यही पढ़ा होगा आपने, F इज इक्वल टू ma करके पढ़ा होगा, है ना भाई, ठीक है। ओके, F इज इक्वल टू dp by dt। एक और तरीके से इसी चीज को पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, इसको बाद में देखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, उस पर लगने वाला फोर्स आ जाएगा। ये थोड़ा आसान लग रहा है कि डीपी बाई dt थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना ये कुछ ठीक लग रहा है मुझे, है ना, अप्लाई करना आसान होगा मेरे लिए। तो बोलिए, मैं कहता हूं एक ऑब्जेक्ट है, मास है उसका 2 kg, उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बोलिए इसमें फोर्स कितना लग रहा होगा, कितना लग रहा है, 4 मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। ओके, मुझे बताइए मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही फोर्स का होगा, या फिर मुझे कहना चाहिए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, यस और नो। तो बोलिए फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम। अब मैं कह देता हूं एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स कहां होगा, फोर्स इधर ही लगेगा, सही है ना। और अगर एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स कहां होगा, फोर्स भी इधर ही लग रहा होगा, यस और नो। वेलोसिटी बोला क्या मैंने कहीं पे, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कहीं भी हो सकती है, वेलोसिटी कुछ भी हो, किधर भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है फोर्स का। फोर्स को किससे मतलब है, सिर्फ एक्सेलरेशन से मतलब है, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटी के बारे में, क्या होता है ये ग्रेविटी, सुना सुना तो लग रहा है, नहीं क्या होता है ग्रेविटी, क्या होता है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को तो ग्रेविटी बोलते हैं भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है ऑब्जेक्ट को जमीन की तरफ, वही क्या है, ग्रेविटी, है ना। और उसकी वजह से मैं ऑब्जेक्ट यहां पे रिलीज कर रहा हूं तो वो नीचे जाता है कुछ एक्सेलरेशन के साथ, उस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है भाई, सही है। ओके, अरे सर ये तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है ना, ये तो एक्सेलरेशन है कि नहीं, ओके एक्सेलरेशन है, उसको मास से मल्टीप्लाई करने तो फोर्स नहीं आ जाना चाहिए, है भाई। तो बोलो ग्रेविटी है नीचे की तरफ, ये ऑब्जेक्ट है, ये 2 किलोग्राम का इसका मास है, मास बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ग्रेविटी कितनी है, 10 मान लेते हैं, इस मास को इस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, m इंटू जी कर दिया मैंने, क्या आ जाएगा बोलना, 20 न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, अभी न्यूटन का जिक्र आएगा अभी, ठीक है। तो mg 20 न्यूटन आ गया, mg 20 न्यूटन, ये क्या है, फोर्स ही तो है। किसने लगाया, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, वही तो फोर्स है ना भाई। एक्सेलरेशन किसने प्रोड्यूस किया था, फोर्स ने, एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नेट आया है वो क्या है, फोर्स ही तो आया है। ये फोर्स किसकी वजह से है, अर्थ की वजह से। कितना है इस ऑब्जेक्ट पे, 20 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन कहां होता है, नीचे की तरफ होता है ना, सही है। कोई दिक्कत, अगर नीचे की तरफ बोलने में आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप बोल सकते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये देखिए ये बहुत बड़ी सी मेरी अर्थ है, सही है। बोलो यहां पे ऑब्जेक्ट है तो फोर्स कहां लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, है ना। यहां है तो अर्थ के सेंटर की तरफ, यहां है तो वैसे ये तो नीचे गिर जाएगा ना, नीचे गिरेगा ना, है कहां जाएगा फोर्स इस पे, बोलो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, ठीक है। तो जब भी हम बोलते हैं नीचे, नीचे मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, ठीक है, ओके। अच्छा बस सर हमें ना फील नहीं होता कि धरती गोल है, हमें लगता ही नहीं धरती गोल है, वो क्यों भाई, क्यों नहीं लगता, वैसा हम छत पे खड़े हुए थे, बिल्कुल फ्लैट फ्लैट नजर आ रहा था,
आप कभी बीच पे गए हो? बीच समुद्र का किनारा होता है। अगर आप कभी जाएंगे जैसे फ्यूचर में कभी, तो आप देखना जमीन तो हमें यहाँ छत पे खड़े हुए देखते क्या लगता है कि बहुत जमीन है, जमीन है, जमीन है, जमीन है ना। समुद्र के किनारे जब आप जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, यहां तक पानी है, पानी है, पानी, उसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि अर्थ क्या है, गोल है। आपको एक्चुअली अर्थ का कर्वेचर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अर्थ एक्चुअली गोल ही है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सेंटर, मतलब फ्लैट अर्थ वाले, कि हम मानते हैं कि धरती जो है फ्लैट है, और पूरी नासा और दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स है वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंस्पिरेसी है ये, तो ये अर्थ जो है गोल है और हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन अर्थ असल में क्या है, फ्लैट है। क्योंकि 5000 साल पहले क्या मानते थे, अर्थ को फ्लैट मानते थे, है ना, है ना। तो उन बातों में नहीं पढ़ना है, अर्थ कैसी है, गोल है, ठीक है ना, स्फेरिकल, ठीक है। तो ये पता चल गया फोर्स। और ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन होता है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, वेट बोल देते हैं फिजिक्स में। जैसे मैं आपसे पूछा आपने कितना वेट है, तो आप बोलोगे सर 60 किलो। नहीं, गलत बोल दिया आपने। 60 किलो आपका वेट नहीं है, आपका मास 60 किलोग्राम। मास 60 किलोग्राम। मास में और वेट में फर्क पता चल गया। मास तो होता है आपकी बॉडी में कितना मैटर है। मास सिग्निफाइज द अमाउंट ऑफ मैटर इन योर बॉडी एंड वेट सिग्निफाइज या रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन योर बॉडी, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप जुपिटर पे चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग एलियन है ना। हाँ बोल रहे हैं इस पे कुछ लोग, क्या यार। मान लो आप जुपिटर पे चले गए, जैसे ही आप जुपिटर पे लैंड करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या लगने लगेगा, अपना खुद का जो वजन है वो बहुत ज्यादा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। और ग्रेविटी ज्यादा होगी तो बोलो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी ज्यादा होगा, तो आपको जो वेट महसूस हो रहा है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन इज कॉल्ड वेट। It represents the force, gravitational force acting on a body. What is mass? Amount of matter in a body. कंफ्यूज तो नहीं होंगे, ठीक है, ओके। वैसे रियल लाइफ में नॉर्मली चलता है कि तुम्हारा वेट कितना है, 60 किलो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपसे रियल में कोई क्वेश्चन पूछ ले नीट के एग्जाम में, जेईई मेंस में, कि द वेट ऑफ ए पर्सन इज 70 किलोग्राम, तो उसको ट्रू मत बोल देना गलती से भी, क्योंकि उसका वेट 70 किलोग्राम नहीं होगा, ठीक है ना। उसका मास 70 किलोग्राम हो सकता है। वेट कैसे निकालेंगे, उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो 10 है, 70 किलो मास है, 10 ग्रेविटी है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 700 न्यूटन इज द वेट। याद रहेगी बात, ठीक है, ओके। चलो इस फोर्स वाली चीज को थोड़ा और फील करते हैं, ठीक है। फोर्स क्या होती है ना। फोर्स ऐसे इमेजिन करो, एक बॉल है आपका, ठीक है, अभी वो रेस्ट पे है, मैंने क्या किया, ऐसे करके उसको फेंक दिया, है ना। यहां से लगभग यहां तक मैंने इसको ऐसे किया, यहां आने के बाद इसको रिलीज कर दिया, है ना। तो यहां से यहां तक इसकी स्पीड लेट से हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां पे स्पीड कितनी थी, 0। यहां पे लेट से स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, या 50 मीटर पर सेकंड बोल दो, 50 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में उसकी वेलोसिटी का चेंज निकाल लिया आपने, कितना टाइम लगा यहां से यहां तक जाने में वो निकाल लिया। वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट टाइम यानी कि एक्सेलरेशन आ गया, उसको बॉल के मास से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगा। तो जब आप बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं तो असल में आप क्या कर रहे हैं, एक मास वाली बॉडी को एक्सेलरेशन दे रहे हैं, यानी कि आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा। सही है। गाड़ी खराब हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करते हैं, गाड़ी को धक्का मारते हैं कई बार, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, पहले गाड़ी रेस्ट पे थी, सड़क पे खड़ी थी, आप क्या कर रहे हो, धक्का मार रहे हो। आपने एक एफर्ट किया जिससे एक मास वाली बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि आपने क्या लगाया, फोर्स एक्सर्ट किया है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल सिंपल है, ओके ओके। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं मोमेंटम के चेंज के रूप में, है ना। एक मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी कंटेन करने वाली बॉडी है ना। उसके पास मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी,
अब इसको चेंज करना है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको आप अगर एवरेज की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। सही है, ओके। चेंज क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना, P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ये क्या है आपका एवरेज फोर्स आ जाएगा। ओके, अब मैं कह रहा हूं मोमेंटम को चेंज करना है, कितने टाइम में चेंज करना है। इमेजिन करिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो, आप फील्डिंग कर रहे हो, बैट्समैन ने मारा बॉल को, आपके पास आ रही है बॉल, आप ऐसे करके कर रहे हो, आपने यूं की बॉल आई यूं पकड़ ली, ठीक है, आपके हाथ में दर्द होगा, होगा ना। जनरली जब हम क्या करते हैं, बॉल को कैच करते हैं तो जनरली क्या करते हैं, ऐसे करके कैच करते हैं ना। ऐसा क्यों करते हैं हम, मोमेंटम का चेंज तो फिक्स है भाई, बॉल मान लो 50 की स्पीड से आ रही है, मास उसका फिक्स है, वेलोसिटी उसकी इनिशियल फिक्स है, वो आपके हाथ में आएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, तो मोमेंटम इनिशियल पता है, फाइनल मोमेंटम 0 है ना, चेंज इन मोमेंटम फिक्स है। लेकिन अगर आपने ये पकड़ लिया इसको तो बहुत थोड़े से टाइम में रेस्ट पे आ गई, है ना, जो टाइम था ये क्या हो गया, छोटा, ये छोटा हो गया था, और एवरेज फोर्स जो आपके हाथ पे लगेगी वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ऐसा नो, जब आप ऐसे करके बॉल को पकड़ते हैं तो क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है ना, यहां से यहां तक आने में आधा सेकंड लग गया, तो ये T2 माइनस T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ज्यादा। जब ये वैल्यू बढ़ेगा तो एवरेज फोर्स जो आपके हाथ पे लग रहा है वो क्या होगा, तो आपके हाथ पे भी उतना ही फोर्स लगेगा, बॉल पे भी उतना ही लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है, वो आगे आ जाएगा एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आई बात, क्लियर हो गई ना। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मच्छर को रोकना है और एक ट्रेन को रोकना है। ट्रेन चल रही है 1 मीटर पर सेकंड से, मच्छर चल रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, किसको रोकना आसान है, मच्छर को। क्यों, क्योंकि ओवरऑल उसका मोमेंटम मच्छर का कम है, ट्रेन का ज्यादा, ठीक है ना। ओके, ऑलराइट। अब एक नए तरीके से इसी फॉर्मूले को पढ़ते हैं। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू dt बाई dt, पढ़ा जो कि dt को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, dt इज इक्वल टू F dt, आ गया। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ये क्या है, dt मतलब चेंज इन मोमेंटम, लिमिट किसकी लगेगी, मोमेंटम की, क्या लगेगा, इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम, T1 से T2। यहां पे टाइम इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहां पे लिमिट भी किसकी लगेगी, टाइम की, T1 से T2। मोमेंटम जब T1 है तब टाइम T1 है, मोमेंटम जब T2 है तब टाइम T2 है। सही है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स को बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, बाहर निकल जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t लिमिट T1 से T2, एक बार t की जगह T2 रखो, T2 माइनस लोअर लिमिट T1, तो T2 माइनस T1 आ गया। यहां पे क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन p लिमिट T1 से T2, तो P2 माइनस P1 हो जाएगा। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू F इंटू T2 माइनस T1, तो बोलिए डेल्टा P इज इक्वल टू F डेल्टा T। ये फॉर्मूला कब लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कब, जब फोर्स कांस्टेंट होती है। डेल्टा T को उठा के इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, फोर्स जो कि कांस्टेंट होती है, या एवरेज वैल्यू निकालनी होती है, तब हम क्या करते हैं, डेल्टा P बाय डेल्टा T। याद रहेगा, क्लियर है भाई, बिल्कुल सिंपल है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा है। व्हाट टाइम इज इट, 9:58। ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं, बोलो मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सही है। तो बोलो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन असल में क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है ना। ओके, अब मैं कहता हूं मुझे 1 न्यूटन फोर्स निकालनी है। 1 न्यूटन फोर्स कब होगी, जब मास भी 1 हो जाए और एक्सेलरेशन भी 1 हो जाए, है ना, तब मास का वैल्यू 1 और एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन। तो आप इसको समझ लो, 1 न्यूटन फोर्स कब होती है, जब 1 किलोग्राम के मास को आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देते हैं, तब फोर्स कितनी लगती है उस पर, 1 न्यूटन बोली जाती है। समझ में आया, ओके, क्लियर है बात, ठीक है। अब बताइए, फोर्स का यूनिट पता चल गया, क्या होता है, न्यूटन, यूनिट इज न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज, या फिर जैसे पेपर में पूछ लिया जाए, डिफाइन 1 यूनिट ऑफ फोर्स,
है ना, डिफाइन 1 न्यूटन. सो द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम इज गिवन एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट में 1 न्यूटन फोर्स कब लगी मानी जाएगी? जब उसका 1 किलोग्राम मास हो और उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देती है. ठीक है. अच्छा, इसको आप और भी दूसरे तरीके से बोल सकते हो. सिंपलीफाइड तो यही है, 1 किलोग्राम मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. ऐसे बोल सकते हो 2 किलोग्राम मास और 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, है ना, क्योंकि मास क्या हो जाएगा 2 और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0.5, तो फिर भी कितना आएगा 1 न्यूटन. लेकिन सिंपल टर्म्स में समझने के लिए 1 किलोग्राम मास तो पता ही है सबको, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का भी मतलब पता है आपको. क्लियर हो गई बात? ठीक. अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, ठीक है, एक बॉल है आपके पास, क्या है? बॉल जिसका मास है लेट्स से 200 ग्राम्स में दिया, मैंने ध्यान रखना. ठीक है. उसको मैं फेंक सकता हूं एट ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 40 बोल देते हैं. v मैक्सिमम जो मैं उसको दे सकता हूं वो कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड. बोलो, कोई नहीं, रियलिस्टिक ले लेता है वैल्यू. 40 से तो फेंक ही सकता हूं. ठीक है. अच्छा, बॉल 200 ग्राम मास है उसका, v मैक्सिमम इतना है, तो बताओ मैं मैक्सिमम कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता हूं? अगर मुझे बॉल को फेंकने में, जैसे मेरे हाथ में जब बॉल है तो उसको ऐसे करके फेंकता हूं, तो वो बॉल जो है मेरे हाथ में रहती है टाइम कितने के लिए? 0.2 सेकेंड्स के लिए रहती है. अब सोचो सर ये क्या दे दिया आपने? आपने टाइम दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, मास दे दिया. अब हम क्या करें? फोर्स कैसे निकालें? आपने ना मास दिया ना एक्सेलरेशन दिया. एक्सेलरेशन दिया नहीं, कैसे निकालें? अरे भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला मैंने आपको. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना. मैक्सिमम फोर्स F इज इक्वल टू dt बाय dt बोला ना. इसी को क्या बोल देंगे? T2 माइनस T1 बाय T2 माइनस T1. कितने टाइम के लिए रख सकता हूं हाथ में? 0.2 सेकेंड्स. तो टाइम आ गया 0.2. फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0. भाई रेस्ट पे लेना बॉल, उसको बैठा रहना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.2, और ये कितना हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी 0.2 इंटू 40. आ गया. समझ नहीं आया? तो कितना आया फोर्स भाई? 40 न्यूटन फोर्स. तो 40 न्यूटन फोर्स में एक्सर्ट कर सकता. समझ में आया आपको? क्लियर हो गई बात? ओके. फोर्स का डायमेंशन देख लेते हैं. बोलो, मास m, मीटर क्या होता है? लेंथ. सेकंड की पावर -2, टाइम की पावर माइनस. कोई दिक्कत? और मोमेंटम का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मास इंटू वेलोसिटी, mlt -1. फोर्स का बोलिए mlt -2. कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, याद रहेगा. तो बोलो, फोर्स का यूनिट, मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. मास इंटू वेलोसिटी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड. क्या हो जाएगा ललित? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड. सही है भाई? ओके. डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स सही है. डायमेंशन ऑफ मोमेंटम सही है, याद रहेगा. ठीक है. फोर्स के 3 फॉर्मूले हैं. क्या क्या है? dp बाय dt, डेल्टा p बाय डेल्टा t, और तीसरा मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है. मास इंटू एक्सेलरेशन कहां से आया? dp बाय dt को एक्सपेंड करते हैं m इंटू dv बाय dt प्लस dm बाय dt इंटू v. अरे ये वाला रहे, है ना, स्टार में लगा रखा है. इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा सर 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 एक बात बताना, ये डीएम बाय डीटी कहां इस्तेमाल होगा? मास तो कभी भी चेंज नहीं करता. जिसका मास जितना है उसका मास उतना ही रहेगा. मास चेंज थोड़ी हो जाएगा. मैं उसके ऊपर फोर्स लगे तो उसका मास चेंज जाएगा? हो सकता है. इन सम केसेस मास ऑफ द बॉडी कैन चेंज. फॉर एग्जाम्पल रॉकेट्स. रॉकेट्स पता है, वो तो स्पेस में जाते हैं. उसमें एक्चुअली क्या होता है, जब वो लॉन्च होता है उसमें लगभग ये मान लो आप
2/3 जो मास होता है रॉकेट का, दैट इज एक्चुअली फ्यूल ऑफ द रॉकेट। मान लो 1000 टन का रॉकेट है तो लगभग उसमें 60 से 70 टन तो फ्यूल होता है, बाकी उसमें बाकी की चीजें होती है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा चाहिए ना, उसको फोर्स चाहिए ऊपर जाने के लिए। ओके, तो बहुत ज्यादा वो जलाना पड़ता है और वहां पे मास चेंज हो जाता है, तो मास का रेट ऑफ चेंज भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कह दिया जाएगा कि एक रॉकेट है, इट इज बर्निंग फ्यूल एट द रेट ऑफ 100 किलोग्राम पर सेकेंड, एक सेकंड में 100 किलोग्राम फ्यूल बर्न कर देता है, तो मास का रेट ऑफ चेंज क्या आ जाएगा, 100 किलोग्राम पर सेकेंड, और वेलोसिटी होगी उसकी इस टाइम पे कुछ, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम है, तो ऑब्वियसली किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, न्यूटन फोर्स आ जाएगा ना। अरे ये क्या है, किलोग्राम पर सेकेंड, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड बोल दो, ऐसे कर दो, या तो मीटर पर सेकेंड ऐसे बोल दो, ये क्या होगा, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन होता है ना, तो न्यूटन ही तो होता है फोर्स, समझ नहीं आई बात, ठीक है। ओके, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। थर्ड लॉ पढ़ते हैं। ओके, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब ये इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का क्या मतलब है, ठीक है, कोई भी एक्शन, एक्शन मतलब कोई भी फोर्स, ठीक है, कोई भी फोर्स है वो सिर्फ एक अकेली फोर्स कभी नहीं होती, उसके साथ हमेशा एक दूसरी फोर्स अटैच होती है, एसोसिएटेड होती है, ठीक है। जैसे मैंने इस दीवार को ऐसे मारा, दीवार को लगा होगा, दर्द हुआ होगा, मेरे हाथ में तो दर्द हुआ है, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इसको मार रहा हूं मुझे दर्द नहीं हुआ, पॉसिबल है क्या ऐसा, इसको लग रहा है तो मुझे भी लगेगा, ठीक है ना। मैं आपको धक्का मार रहा हूं तो मेरे हाथ में भी वापस आपकी बॉडी फोर्स लगाएगी, अगर मैं आपको चांटा मारूंगा तो आपके गाल पे भी दर्द होगा, मेरे हाथ में भी दर्द होगा, समझ में आया। जैसे कई बार क्या होता है, आप सोचते हैं कि बॉल आ रही है, क्रिकेट खेल रहे हैं और मैंने इसको ऐसे करके मार दिया बैट से, तो क्या सिर्फ बॉल को चोट लगेगी, नहीं, बैट को भी चोट लगेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बॉल को चोट लग जाए, दोनों तरफ से फोर्स लगती है, और उसी को क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बोलते हैं। एक्शन है तो रिएक्शन जरूर होगा, समझ में आया। अगर मैं इस दीवार को धक्का मार रहा हूं तो बोलो दीवार को फील हो रही है फोर्स, दीवार एक्चुअली मुझे भी धक्का मार रही है, कौन सी डायरेक्शन में, मैं दीवार को उधर धक्का रहा हूं तो मुझे दीवार वापस धक्का रही है, कितने फोर्स से, इक्वल फोर्स से। आप ऐसे समझो जैसे मैं दीवार को धक्का मार रहा हूं ऐसे, ठीक है, मैंने हल्का धक्का मारा, मैंने बहुत ज्यादा जोर से धक्का मार दिया, और ज्यादा जोर से धक्का मार दिया, थोड़ी देर बाद मेरे हाथ दुखने लगेंगे ना, क्यों दुखने लगेंगे, क्योंकि दीवार भी मेरे पे वापस फोर्स लगा रही है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। अच्छा, अब एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। क्या, द एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेज एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो डिफरेंट बॉडीज पे फोर्स लगती है। जैसे मैंने इसको मुक्का मारा, पहला फोर्स एक्शन का है, दीवार पे लग रहा है, रिएक्शन कहां, मेरे हाथ पे लग रहा है, अलग अलग बॉडीज पे लगा ना, सही है। मैं दीवार को धक्का मार रहा हूं तो पहला फोर्स दीवार पे लगा, दीवार ने जो फोर्स लगाया वो मेरे पे लगा, फिर डिफरेंट बॉडीज पे लग गया, सही है। कभी भी ये नहीं मानना है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेज है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो वो कैंसिल हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होता है। कैंसिल क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो अलग अलग बॉडीज पे लग रही है ना, अलग अलग बॉडीज की फोर्स थोड़ी कैंसिल हो जाएंगी। इमेजिन करिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रिमोट है, ठीक है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, तो बोलो कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि जो इधर वाली फोर्स और इधर वाली फोर्स है ये एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही है, ओके। अलग अलग ऑब्जेक्ट पे, मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन इधर लग रही है, एक दूसरा रिमोट है यहाँ पे उस पे उधर लग रही है, तो क्या ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी क्या,
नहीं होगी ना, क्योंकि ये अलग अलग बॉडी में अलग अलग बॉडी की फोर्स कैंसिल आउट नहीं होती है। एक ही बॉडी में जो फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन वो कैंसिल आउट हो सकती है। समझ में नहीं आई बात? अच्छा ओके, तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कहां लगेंगी? टू डिफरेंट बॉडीज पर। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय पर एग्जिस्ट करती है। एक्शन फोर्स, मैंने इसको मुक्का मारा, मेरे को 10 मिनट बाद दर्द होगा क्या? नहीं, तुरंत दर्द होगा। जिस टाइम मैंने इसको मारा उसी टाइम तुरंत मेरे को वापस फोर्स महसूस हो जाएगा। सही है, क्योंकि दोनों एक ही समय पर लगती है, एक साथ लगती है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेज विल बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर। सेम नेचर से पहले सेम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैंने जितना तेज मुक्का मारा दीवार पे, मेरे हाथ पे भी उतना जोर से लगेगा। जितना ज्यादा जोर से मारूंगा उतना ज्यादा लगेगा, हल्का मारूंगा तो हल्का लगेगा, तेज मारूंगा तेज लगेगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं उतना ही फोर्स ये लगा रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, अब ये सेम नेचर की क्या बात है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है, मैंने जो इस दीवार पे मुक्का मारा और इस दीवार ने जो मेरे पे मुक्का मारा, मतलब मेरे मुक्के पे मारा है ना, वो सेम नेचर के। नेचर मतलब टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स बोले तो जैसे मैंने इसको मारा तो क्या लगा? नॉर्मल रिएक्शन लगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा ना। तो ये दीवार भी मेरे हाथ पे क्या लगा रही है? नॉर्मल रिएक्शन। मैंने नॉर्मल रिएक्शन लगाया तो उसका रिएक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन होगा। अगर फ्रिक्शन है तो उसका रिएक्शन भी फ्रिक्शन होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसका रिएक्शन भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिएक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगा। न्यूक्लियर फोर्स का रिएक्शन न्यूक्लियर ही होगा। समझ में आया? ठीक है ना? ओके, अच्छा, अब इससे छोटा सा अपना डाउट क्लियर होता है। क्या बोले? ये है मेरा मास m1, ठीक है, ये है मेरा मास m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। दोनों फोर्स क्या होता था? g m1 m2 डिवाइड बाय, ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नीट्यूड इसका इतना है। ओके, अट्रैक्टिव इन नेचर है। ये फोर्स किसने लगाया है? किस पे? m1 ने m2 पे लगाया है, m2 ने m1 पे लगाया है? दोनों ने। m1 ने m2 पे इतना फोर्स लगाया, ये एक्शन हो गया। अब उसके बदले में m2 ने m1 पे फोर्स लगाया, कितना? इतना ही फोर्स लगाया, क्योंकि इसने इस पे जो फोर्स लगाया वो एक्शन, इसने इस पे जो लगाया वो रिएक्शन, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, और दोनों का मैग्नीट्यूड इतना होगा, जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। समझ में आया? ओके, सेम टाइम पे लगेगा, सेम नेचर का होगा। इसने इस पे कैसा फोर्स लगाया? ग्रेविटेशनल। तो ये भी इस पे कैसा फोर्स लगाया? गणिता, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ना। सही है भाई? ललित, संदेश, सब लोग हो मेरे साथ साथ चल रहे हो? ओके, अच्छा, डायरेक्शन कैसे होगी? एक्शन रिएक्शन जो पेयर होता है ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। इसने इसको इधर बुलाया तो इसने इसको इधर बुलाया। देखो, इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इतना है, और डायरेक्शन क्या है? दोनों की ऑपोजिट। और देखो, दोनों फोर्स अलग अलग बॉडीज में लग रही है, सेम टाइम पे लग रही है, सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर की, और ऑपोजिट डायरेक्शन। सही है? तो थर्ड लॉ भी क्लियर हो गया है। सही है? अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, एचसी वर्मा में है ये क्वेश्चन, कि एक हॉर्स है, एक कार्ट है, घोड़ा गाड़ी, ठीक है, बग्गी वाला काम है, अपने इधर के हिसाब से बैल और बग्गी समझ लो, ठीक है। तो घोड़े ने क्या किया? जो गाड़ी है उसको खींचा, एक्शन हो गया। गाड़ी ने वापस घोड़े को खींचा, इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, कैंसल आउट नहीं हो जानी चाहिए? होनी तो चाहिए सर, है ना? बोलो भाई। लेकिन कैंसल आउट नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो अलग अलग बॉडीज पे लग रही है ना। हॉर्स जो है, हॉर्स, उसने गाड़ी को खींचा आगे, गाड़ी ने हॉर्स को खींचा पीछे। अब आप एक बॉडी को चुन लो, किसी भी एक बॉडी को, उसके ऊपर टोटल फोर्स देखो, गाड़ी को देखो, गाड़ी पे आगे की तरफ फोर्स लगा घोड़े की वजह से, ठीक है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ। अगर गाड़ी पे आगे वाला नेट फोर्स ज्यादा है फ्रिक्शन से, तो गाड़ी आगे चल पड़ेगी। घोड़े के बारे में सोचो, घोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है,
गाड़ी उसको पीछे खींच रही है, घोड़े के पांव में भी तो फ्रिक्शन अवेलेबल है ना। तो बोलो जैसे ही क्या होगा, घोड़ा क्या करेगा, बोलो जमीन को ऐसे पीछे धकाने की कोशिश करेगा, है ना। भाई जब भी हम चलते हैं हम क्या करते हैं, जमीन को पीछे धकाने की कोशिश करते हैं और खुद आगे जाते हैं। तो बोलो जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, घोड़े पे आगे की तरफ। घोड़े ने जमीन को ऐसे ऐसे करके पीछे धकाया ना घोड़े ने, बोलो भाई, तो जमीन उसको आगे लगाएगी, एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है वहां पे। तो घोड़े पे नेट फोर्स कहां होगी, फ्रिक्शन की वजह से आगे और गाड़ी की वजह से पीछे। नेट फोर्स अगर आगे होगा तो घोड़ा आगे चल पड़ेगा, सही है ना। समझ में नहीं आई बात, वंशिका को नहीं आई, नहीं आई ना, दोबारा बताना है ना, या ध्यान हट गया था, अक्स हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, देखो घोड़ा ऐसा ही बनाना आता है मेरे को। ठीक है, क्या है, अरे यार ठीक है ना, अब पीछे देखो देखो देखो, लड़ो मत लड़ो, शांत शांत, क्या क्या। यहाँ पे मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, हल्की सी गाड़ी बनाई, मेरे को इतनी आती है, ठीक है, ओके। अब देखो इस घोड़े के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये कार्ट पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, कार्ट इसके पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, कार्ट लगा रही है पीछे की तरफ फोर्स, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू कार्ट, पीछे की तरफ आ गया। अब बताओ ये घोड़ा क्या करता है, जमीन को पीछे लगाने की कोशिश करता है। इसने जमीन पे पीछे फोर्स लगाया, जमीन इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, तो बोलो आगे की तरफ नेट फोर्स क्या हो गया, फ्रिक्शन, सही है। अब इस घोड़े पे दो ही फोर्स हैं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू कार्ट। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी तो ये घोड़ा आगे चल पड़ेगा, और अगर ये वाली फोर्स कम होगी तो नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू कार्ट की वैल्यू रहेगी कुछ, और ये घोड़ा आगे नहीं चल पाएगा। समझ में आया ना। आप ऐसे इमेजिन करो, फ्रिक्शन है तो ही तो ये घोड़ा आगे चल सकता है, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो घोड़े के पैर इधर ही फिसलते रहते, आगे जा ही नहीं पाता। क्लियर है ना। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट बता दिया मैंने वैसे आपको। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड ए बॉडी, किसी बॉडी में कितना मैटर है ये उसका मास डिसाइड करेगा। वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट क्या होता है, जो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू वेट, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर इज इक्वल टू वंशिका मास, ठीक है। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम या फिर ग्राम, यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, ठीक है। Hence, if a body has mass equal to m, the weight is equal to mg, ठीक है। मास अगर 10 किलोग्राम है, ग्रेविटी है लेट्स से 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेट कितना होगा, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करें तो 10 into 1.6 यानी कि 16 न्यूटन होगा, सही है। ये 1.6 कहां से आया है, मून का है, चांद पे चले गए आप, ठीक है। तो यहां से हम अगली बार कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मोमेंटम दे रखा है ना, मोमेंटम है, मोमेंटम दे रखा है, बहुत बढ़िया। फोर्स निकालना, क्या करूं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन आता है 2t+2 आ जाएगा। समझ में नहीं आई बात, बस यही करो। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, मोस्ट लाइकली टुमारो।